नमस्कार। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, रक्षा मामलों के बहुत जबरदस्त विशेषज्ञ हैं। आप कश्मीर कोर कमांडर रह चुके हैं और पीर पंजाल के उत्तर और दक्षिण दोनों ही तरफ आपकी तैनाती दशकों तक रही है। जनरल हसनैन, आज तक पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। जनरल साहब, हाल के दिनों में जो आतंकी घटनाएं हम देख रहे हैं, रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाना, उसके बाद कठुआ में आतंकी गतिविधि, उसके बाद डोडा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण से बिल्कुल पहले हमने देखा किस तरह से रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। क्या दोनों में आप उन्हें जोड़कर देखेंगे? बेशक ये जोड़ तो सामने आता है बिल्कुल खुलकर। और मैं समझता हूं 9 जून को जो इवेंट हो रहा था यहाँ पर दिल्ली में, बहुत अहमियत वाला इवेंट था। ये भारत की डेमोक्रेसी का डेमोन्स्ट्रेशन था। ये तीसरी दफे एनडीए सरकार जो थी वो शपथ ले रही थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद थे और उनका पूरा कैबिनेट वहां था। तो मैं समझता हूं ये एक मैसेज जा रहा था पूरी दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान की शिरकत नहीं थी। पूरे साउथ एशिया की बाकी की शिरकत थी इसमें। और पाकिस्तान के अंदर जो अलग अलग लेयर्स हैं लीडरशिप के, वो इसको अलग अलग नजरिया से देख रहे थे। और वो उनका ये मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है दुनिया में, तो देखा जाता है कि ये एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी जिसने 5 दिन के अंदर रिजल्ट्स घोषित करने के बाद एक सरकार बना ली, वहां 2 महीने रुके रहे और सरकार, वो भी एक कमजोर सरकार, कोalition की कमजोर सरकार बनाई। वो इलेक्शन के ऊपर भी लोग अलग अलग किस्म के परसेप्शन जो है उनको उछाल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए क्लियर है, वो नहीं चाहते कि भारत की डेमोक्रेसी, भारत का ये डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुल हो किसी तरह से, और ये मैसेज ना जाए दुनिया में कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में 5 अगस्त के बाद जब डिसीजन लिए थे तो पूरी नॉर्मल सी छा गई है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से यहाँ पर जो उसको आपने कहा उबाल, वो उबाल यहाँ पर छाया रहे। मैं समझता हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा लोग शायद इसको नहीं समझते हैं, मगर मैं समझता हूँ इसकी तजवीज काफी पहले से बनी हुई थी, मगर इलेक्शंस के दौरान वो तजवीज जो है वो अपनाई नहीं गई पाई और वो अपना नहीं पाए। और इसलिए वो इन्फिल्ट्रेशन, जो डिलेड इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ये शायद जम्मू के सेक्टर में कहीं, उससे इन्फिल्ट्रेशन के बाद टेररिस्ट के नफरी में इजाफा हुआ है और उसकी वजह से ये सीरीज ऑफ छापे जो है ये मारे गए हैं। अच्छा, ये बताइए, आमतौर पर अगर हम आतंक की घटना को देखें तो वो कश्मीर घाटी में होते थे, लेकिन 2019 अनुच्छेद 370 हटने के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद, 2 चीजें। एक, पूरे देश भर में तो आतंकी घटना नहीं हुई है, कश्मीर घाटी में होती भी थी। पीर पंजाल के दक्षिण के इलाके को आमतौर पर यह समझा जाता था कि यह टेरर फ्री एरिया है, लेकिन टेरर फ्री एरिया में ही पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा 9 पैरा एसएफ के कमांडोज को निशाना बनाया गया, सेना के कॉन्वॉयज को निशाना बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। अब जम्मू, पुंछ, राजौरी, डोडा, यहां पर आतंकी घटनाएं हो रही हैं। तो यह शिफ्ट इन टेरर क्यों हो रहा है? देखिए, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस जो है वो कश्मीरी है कि वहां पर इस तरह के छापे मारे जाए, वहां इस तरह का उबाल लाया जाए। मगर भारत की एजेंसीज, भारत के सिस्टम ने कश्मीर के ऊपर इतनी तगड़ी निगरानी रखी है कि वहां के जितने नेटवर्क्स थे उनको नाकारा कर दिया है। आप समझ लीजिए कि खास तौर पे टेरर फाइनेंसिंग, स्टोन थ्रोइंग की फाइनेंसिंग, मीडिया के नेटवर्क्स, ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क्स, उसके बाद ड्रग के नेटवर्क्स, यूथ नेटवर्क्स और आइडियोलॉजिकल नेटवर्क्स, वहां नेटवर्क्स ही नेटवर्क्स थे बिछे हुए। उनके ऊपर बहुत तवज्जो देकर उनको न्यूट्रलाइज किया, जिसकी वजह से अब छुटपुट एक्शन हो पाते हैं। एक कश्मीरी पंडित एक के खिलाफ, किसी माइग्रेंट लेबर के खिलाफ, किसी सोल्जर जो छुट्टी पर है सिपाही उसके खिलाफ, या कोई ट्रैफिक पुलिसमैन जो बिना हथियार के खड़ा है उसके खिलाफ। इससे जो है असर नहीं आता, मीडिया के अंदर असर नहीं आता, फैलता नहीं है, खबर नहीं फैलती है और काबिलियत को वहां पर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने चुना है वो इलाका जहां 15 साल से ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है। नेटवर्क मेरे ख्याल में अभी भी वहां पर कायम है, क्योंकि जब भी इस तरह से टेरर किसी जगह से हटता है तो टेरर शायद साबित ना हो, मगर नेटवर्क वहां पर रहते हैं और वो नेटवर्क जो है उनको शायद रीएक्टिवेट किया गया है। प्रॉब्लली यहाँ पर कोई स्लीपर एजेंट्स हो, इस तरह के हो, ये नेटवर्क्स जो है अभी भी कायम है।
अच्छा, ये समझाइए जनरल साहब हमें कि मान लीजिए जब उन्होंने हमारे कमांडोज को निशाना बनाया था उस एम्बुश में पीर पंजाल के दक्षिण में एक आतंकी घटना को वो अंजाम दे सके और निकल गए। उसके बाद जब हमारे कॉन्वॉयज को टारगेट किया सड़क पर जम्मू पुंछ राजौरी रोड पर, उसके बावजूद वो निकल गए। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया, फिर कुछ बच्चों को आईईडी ब्लास्ट में टारगेट किया। फिर क्या उनका दुस्साहस और आतंकवादियों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है कि उनको इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों के होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद अब उनका हौसला इतना बढ़ गया कि वो पुंछ राजौरी के इलाके से निकलकर अब रियासी, डोडा और कठुआ को निशाना बना रहे हैं, हालांकि इस एरिया को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। देखिए, एक टेररिस्ट की जिंदगी जो है वो तकरीबन 6 महीने से लेकर तकरीबन 3-4 साल की होती है। और वो अपना लक जो है उसको वो ट्राई कर सकता है। ये बड़े फोकस तरीके से यहाँ पर ये एक्टिविटीज हुई हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ टेररिस्ट नहीं, यहाँ पर रेगुलर्स, एक्स सर्विसमैन है पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल फोर्सेस के, और इस तरह की वाकया 1999 में भी हो चुका है हंडवारा के इलाके में। मुझे याद है, मैं खुद वहां पर था जब पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन जो था उसके अंदर उनके एसएसजी के लोग भी साथ साथ जुड़े थे। तो इसको एक बड़ा प्रोफेशनल उन्होंने ढांचा दिया है इस तरह की कार्रवाई को। बेशक हम जरा कमजोर पड़े हैं वहां पर, हमारी ड्रिल्स में कुछ ना कुछ कमजोरी हुई है और इसको हमको मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब बैक टू बेसिक्स थोड़ा आपको करना पड़ेगा। ट्रूप्स की कमी जो महसूस हो रही थी 6 महीने 8 महीने पहले, वो मैं नहीं समझता हूं कि ट्रूप्स की कमी है आज, मगर इन्फिल्ट्रेशन जो कि इस इलाके में जम्मू के इलाके से हो रहा है या हुआ है, इसके ऊपर ज्यादा हमको निगरानी रखनी पड़ेगी। जिस तरह से हमने ग्रिड वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर बनाया है, बड़ा लेयर्ड नेटवर्क बनाया है, वहां पर भी हमें जरा यही ताकत जो है कायम करनी पड़ेगी इस काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में। तो जो इन्फिल्ट्रेशन इस समय हो रहा है आपकी दृष्टि में, और जम्मू के एडीजीपी का एक बयान भी आया था कि उन्होंने इशारा यह किया कि आईबी एरिया से हुआ है, तो आईबी एरिया यानी इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया, वहां तो सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। कमी यहां पर सेना की इंटेलिजेंस में है, सेना की ऑपरेशंस में है, या आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का हिंटरलैंड में कोई कमी है, या बीएसएफ की कमी है? कहां आपको कमी नजर आती है कि पीर पंजाल के दक्षिण में आतंकवाद फिर फैल रहा है? देखिए, इसको बिना मुआयना करे हुए, बिना एनालिसिस किए हुए किसी फोर्स के ऊपर उंगली उठाना मैं नहीं समझता हूं कि वो सही है। बीएसएफ ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर, खास तौर पे जब यहाँ पर सीज फायर नहीं था उन दिनों में भी बीएसएफ ने यहाँ बहुत जबरदस्त काम किया था। टनलिंग का एक यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एक फेंस भी है यहाँ पर, और बीएसएफ ने काफी टेक्निकल फेंस वहां लगाई है। मैं समझता हूं कि यहाँ की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि फासला जो है, देखिए कश्मीर में अगर आप तंगधार में करेंगे इन्फिल्ट्रेशन तो श्रीनगर पहुंचते पहुंचते आपको लग जाएंगे 15 दिन, क्योंकि 100-150 किलोमीटर है वहां से। यहां पर यह है कि आपने इन्फिल्ट्रेशन एक रात को 11 बजे शुरू किया तो 3 बजे आप सड़क पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हाईजैक कर सकते हैं किसी भी गाड़ी को, 50-50 किलोमीटर आइदर साइड जा सकते हैं आप। आपका एरिया जो बीट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये प्रेफर्ड एरिया है, ना कि बीएसएफ की कमजोरी है। बीएसएफ बहुत काबिल है, अच्छा काम कर रही है। मैं समझता हूं कि उनको थोड़ा और अपनी नफरी बनानी पड़ेगी, थोड़ा और उनको निगरानी लगानी पड़ेगी, मगर काम जो है वो बना रहेगा इसके साथ। तो मैं समझता हूं इंटेलिजेंस जो है इसमें कुछ कमी पड़ी है, और खास तौर पर इंटेलिजेंस, जी हाँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर। क्योंकि देखिए कश्मीर के अंदर मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं, मैं इतना इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पे भी नहीं जाता था जितना कि मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस पे जाता था। ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारे कमांडर्स जो थे जैसे ही मिलती थी दे यूज्ड टू लॉन्च, उसी वक्त लॉन्च करते थे हम। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को हम तब भी कुछ हद तक एनालाइज करते थे, कुछ और इसके ऊपर देखते थे, रीइंफोर्समेंट कंफर्म करते थे, तब जाते थे। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस कमजोर पड़ गई है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की ताकत है, वो देती है इंडियन आर्मी को पूरा सपोर्ट और साथ। आर्मी की अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी ताकतवर नहीं है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस को और इंडियन आर्मी को साथ साथ बैठकर दोबारा वही रवैया जगाना पड़ेगा जिस तरह से उन्होंने कश्मीर में लगाया था, और वही इंटेलिजेंस ग्रिड बनाना पड़ेगा। इसमें वक्त लगता है। वहां गुज्जर हैं,
बहुत गुज्जर है, यूथ है, हम्म। उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, विलेज डिफेंस कमिटीज है, वहां पर बहुत बहुत हम्म। किस्म की चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके इन रिसोर्सेज को और आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने ऑपरेशन सर्फनाश कवर किया था 2003 में, उस समय तो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने काफी ऊंचाइयों पर आकर हिलकाका के क्षेत्र में अपने गढ़ बना लिए थे। उसके बाद जो वीडीसीज बनाई गई थी, विलेज डिफेंस कमिटीज, महिलाओं की वीडीसी अलग बनाई गई थी, गांवों को आम किया गया था, हथियार दिए गए थे गांव वालों को, गांव वालियों को इस समय हथियार दिए गए थे। सर, एक पीर पंजाल स्काउट्स करके भी कुछ जी हाँ, जी हाँ। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त था। तो क्या इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है? देखिए, और आपको ये भी याद होगा कि हमने टेरिटोरियल आर्मी होम एंड अर्थ बनाई हुई है वहां होम एंड पर। हर्थ टीए। 8 बटालियन हमने खड़ी की है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। इनका इस्तेमाल बहुत हद तक किया जा सकता है कि इसके अंदर बहुत से गुज्जर भी हैं, इसके अंदर लोकल कश्मीरीज हैं, वहां पर जो कश्मीर के वैली फ्लोर वाले हैं, ये सब बोली बोलते हैं, वहां की इलाके को जानते हैं, जमीन को पहचानते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत हद तक किया जा सकता है। और जैकलाई की यूनिट्स है हमारी, इन तरह जी। के इवेंट्स के अंदर हमें लोकल फोर्सेस, जम्मू कश्मीर राइफल्स है हमारा, डोगरा रेजिमेंट है हमारी, इन जवानों का इस्तेमाल और ज्यादा करना चाहिए। मेरे तजुर्बे में हर दफे जहां पर मैंने इनको इस्तेमाल किया है, हमारी सक्सेस उतनी ज्यादा बढ़ी है। ये बहुत बड़ी बात आपने की। मेरा एक प्रश्न और भी है। हमारी सारी रणनीति पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझने के लिए डिफेंसिव नहीं होनी चाहिए। क्या आपकी दृष्टि में अगर वो हमारी एक बस पर निशाना बनाकर हमारे 9 सिविलियंस को मारते हैं, या हमारे 2 सिपाहियों को की हत्या करते हैं, या 5 सिपाहियों की हत्या करते हैं, तो अगर पाकिस्तान को उससे दुगुना तिगुना दर्द हो, तो क्या आतंकवाद में कमी आएगी आपकी दृष्टि में? मैं समझता हूं कि देखिए, भारत का रवैया कुछ अलग है। हमारी लीडरशिप भी अलग तरीके से समझती है और सोचती है। सिविलियन कैजुअलिटीज और सिविलियंस को इस तरह से टारगेट करना भारत के वैल्यू सिस्टम में नहीं है। मगर इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अगर जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की आईएसआई है, वहां के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अब जो डीप स्टेट जिसको कहते हैं, इनके एसेट्स हैं, इनके ऊपर असर किया जाए तो बेशक इसमें फर्क पड़ सकता है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शायद, और कैबिनेट या जो उनके जो कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी है, उसने शायद अभी ही ये एक टर्म इस्तेमाल किया है, फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी। फुल स्पेक्ट्रम हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं समझता हूं डिफेंसिव को पहले लेकर और साथ में ऑफेंसिव की तरफ भी देखना चाहिए। डिफेंसिव में हमें अपने जितने ये वल्नरेबल एरियाज और एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन सब की सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। खासतौर पर जब हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो हमें जितने मंदिर हैं कि जम्मू के रीजन में, इनको एक्स्ट्रा स्पेशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अमरनाथ यात्रा को, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर हम पहले 1 या 2 यूनिट लाते थे, अब हम 1 ब्रिगेड या ब्रिगेड प्लस ला सकते हैं। उसके लिए ओवरकिल कोई चीज नहीं है यहाँ पर। मैं समझता हूँ वैष्णो देवी के लिए, वैष्णो देवी की पूरी यात्रा को आपको सिक्योर करनी पड़ेगी। इसमें ये इलेक्शन का जो मामला है, इसकी तरफ हमको नजर देख करनी पड़ेगी ऑल द टाइम, टू मेक श्योर कि चाहे हम जो भी मैसेज दें, चाहे हम कुछ भी करें पार, मगर अपने लोगों को हमको सिक्योरिटी पूरी तरह से देनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि हमको पहले अपने घर की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। खासतौर पर हिंदू बहुल इलाकों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मंदिरों को, उनके ठिकानों को, उन रास्तों को जहां से अमरनाथ यात्रा जाती है। लेकिन क्या पाकिस्तान पर, या जो पाकिस्तान का मिलिट्री जिहाद कॉम्प्लेक्स है, आपकी दृष्टि में, क्योंकि अभी तो पूरे एलसी पर सीज फायर चल रहा है, दोनों तरफ उससे जाने भी बचती है, तो क्या सीज फायर भारत के हित में है? पाकिस्तान के हित में तो है, क्या भारत के हित में सीज फायर है? या फिर क्योंकि जब पुलवामा में 40 हमारे सिपाही मारे गए थे, तब बालाकोट किया था। अभी एक इंसिडेंट में तो 40 नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन 5 करके पाकिस्तान तो उस आंकड़े पर पहुंच जाता है, लेकिन भारत वो थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस होने के बाद कार्रवाई की बात नहीं कर रहा है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? मैं समझता हूं कि भारत को स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारी जो थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस जिसको कहते हैं, जो लकीर है टॉलरेंस की, वो अब नीचे आ रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है, और हमारा टॉलरेंस जो है कम होता जा रहा है। और वही जवाब जो पहले दिया था, वही जवाब मिल सकता है। मैं समझता हूं कि अभी शायद थ्रेशोल्ड ना क्रॉस हुआ हो पूरी तरह, और
अभी हम शायद इस दफे सिर्फ वार्निंग के साथ ही निकल जाएं, मगर ऐसा वाकया अगर दोबारा अभी कभी हुआ और खास तौर पे बड़े आंकड़े के साथ, तो फिर इसमें कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा बट टू स्ट्राइक एंड स्ट्राइक हार्ड। आपकी दृष्टि में वो थ्रेशोल्ड, क्या अमरनाथ यात्रा, ईश्वर न करे लेकिन अगर आतंकवादियों ने अमरनाथ की यात्रा को निशाना बनाया या फिर जम्मू और कश्मीर में चुनावों को निशाना बनाया, और आपकी दृष्टि में, जैसा जनरल वेद मलिक ने मुझे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था इंडिया फर्स्ट पर, और उन्होंने इंडिया टुडे पर कहा कि संभवतः अगर हम पाकिस्तान को या तो सबक सिखाएं चुनाव से पहले, या स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए चुनाव टाल दें, आप किस रूप में इस बात को देखते हैं? क्या चुनाव टालने की आवश्यकता है सितंबर 2024 के बाद भी, या फिर पाकिस्तान को सबक सिखाएं और चुनाव कराएं? देखिए, जनरल मलिक बहुत तजुर्बेदार आर्मी चीफ हैं। उन्होंने पूरी कारगिल की लड़ाई लड़ी है। वो ही 8 माउंटेन डिव को नागालैंड से और यहाँ लाए थे कश्मीर वैली के अंदर, और उनको यहाँ पर संभाला था पूरा उस बहुत बहुत डिफिकल्ट फेज में। तो उनका तजुर्बा तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। मगर हमारे आर्मी के अंदर एक चीज होती है कि हम आमतौर पे अपना ओपिनियन जो है वो जरूर एक्सप्रेस करते हैं एक लेवल तक, उसके बाद जब डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन के ऊपर हम अमल करते हैं पूरा। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने आप को सिक्योर करना चाहिए इतनी स्ट्रांगली, जिसके बारे में हमने बात की अभी, कि पूरे मंदिरों की, यात्राओं की, इन सब टूरिस्ट फैसिलिटीज की, इन चीजों को इतना मजबूत करना चाहिए कि इसमें कोई ढिलाई ना हो। और इलेक्शंस हमको कायम रखने चाहिए, असेंबली के इलेक्शंस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक रखें, क्योंकि अगर हमने नहीं रखा, ये इलेक्शन नहीं कराए, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मोराल, तो पाकिस्तान की जो मॉरल एसेंडेंसी आप समझिए, वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। कि देखिए, हमने तो एक 4-5 हमले करके, छोटे छोटे हमले करके, एक बड़ा हमला उसके अंदर शामिल, और भारत की पूरी डेमोक्रेसी को जो है हाईजैक कर दिया। ये मैसेज नहीं जा सकता दुनिया में। भारत की फौजें हैं, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, आला दर्जे की पुलिस, हम सब मिलकर इसके अंदर जुटकर और इसका नाकारा कर सकते हैं। जी, क्या हमारी आस्तीन में भी कुछ सांप हैं जो पाकिस्तान के आतंक की मदद कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के बहावलपुर का कोई आतंकवादी या मुजफ्फराबाद का आतंकवादी या मुरीदके का आतंकवादी, उसे कैसे पता चलेगा कि उसे भारत के अंदर घुसने के बाद कश्मीर में या जम्मू में कहां जाना है? तो आस्तीनों के सांप से कैसा निपटा जाए? देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स तो इस पूरे सिस्टम में है, और ना ही ओवरग्राउंड वर्कर्स, ऐसे भी अनआर्म्ड सपोर्टर्स टेररिस्ट रैंक्स के अंदर हैं। रिक्रूटमेंट पे बहुत काबू किया है, इन्फिल्ट्रेशन पे काफी काबू किया है कश्मीर वैली में खास तौर पे। मगर इस तरह के सिस्टम में हम कभी भी, जब 35 साल से ये टेररिज्म लड़ रहे हैं, तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूरे टेररिस्ट के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, जितने नेटवर्क्स थे, उनको नाकारा कर दिया। कुछ ना कुछ तो रहेगा, स्लीपर एजेंट्स रहेंगे जिसको इनके अंदर इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान ने 35 साल यहाँ इन्वेस्ट किया है, और वो 35 साल को नहीं देखना चाहते नाकारा होते हुए। तो वो जरूर कुछ ना कुछ अपने लेवल ऑफ एनर्जी को कम करेंगे कुछ वक्त के लिए, 3-4-6 महीने के लिए, और तवज्जो अपनी अफगानिस्तान और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे देंगे, और वापस दोबारा जब मौका मिलेगा तो इधर ही आएंगे। वो मौका इस वक्त आ गया है। तो आपकी दृष्टि में अगले कुछ महीने जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होने वाले हैं सितंबर से पहले, क्या आतंक जम्मू में, और अगर जम्मू में आतंक का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया तो क्या कश्मीर में आतंक और फैलेगा? मैं समझता हूं कि खास तौर पे हमको उन इलाकों के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए जो अभी तक हमारी तवज्जो में ज्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे अमरनाथ यात्रा को सिक्योर करने के लिए हमको मालूम है कि पहलगाम का रास्ता, बालटाल का रास्ता, उसके ऊपर कहाँ कहाँ जवानों को, कहाँ कहाँ यूनिटों को लगाना पड़ता है। हमारे जो पुराने लोग रह चुके हैं कश्मीर में, उनको मालूम है कि और भी साधन है, और भी रास्ते हैं। अगर आप वारवान वैली को देखिए, तो वारवान वैली के अंदर भी डिप्लॉयमेंट करके उसको इलाकों को सिक्योर करना पड़ेगा। किश्तवाड़ को ठीक तरह से, ये सिर्फ नहीं कि यात्रा के इर्द गिर्द, आपको डीप प्रोटेक्शन देना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि यानी हिमाचल प्रदेश का रास्ता भी, जी, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश वाला रास्ता भी सिक्योर करना पड़ेगा। सिक्योर करना पड़ेगा।
ये बहुत बड़ी बात आपने की कि अगर 2 पलटन नहीं कुछ ब्रिगेड्स भी लगानी पड़े तो वो लगा देनी चाहिए और यात्रा को सुरक्षित रखा जाए ताकि चुनाव भी सुरक्षित माहौल में हो सके। आपकी दृष्टि में अगर चुनाव हो रहे हो, क्योंकि आमतौर से माना यह जाता है कि चाइना और पाकिस्तान एक मत से काम करते हैं और दोनों का एम भारत को डिस्टेबलाइज करना है, तो क्या अगर हम यहां सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करें तो चाइना एलएसी पर कुछ गड़बड़ कर सकता है? देखिए, चाइना पे चाइना एलएसी के ऊपर हमारे ऑपरेशनल अलर्ट चलते रहे। जिस तरह से आई थिंक हमने जिस तरह से स्पष्ट कर दिया कि 2 महीने के अंदर हमने 50,000 ट्रूप्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगा दिए, बावजूद ये कि हमारे पास लॉजिस्टिक्स की काबिलियत बहुत कमजोर है वहां पर इसके अलावा तब भी 50,000 ट्रूप्स वहां इतनी जल्दी लगा सके। अगर अब इस हालत में हम ऑपरेशन अलर्ट करते हैं, मैं समझता हूं पूरा लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का इलाका और कमिंग डाउन अप टू पठानकोट, ये पूरा इलाका एक ऑपरेशनल सिक्योरिटी अलर्ट में होना चाहिए जिस वक्त जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। आपने बड़ी बात की जनलता हसनैन। आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े इस विशेष चर्चा के लिए कई पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला और इससे काफी कुछ समझने में हमें मदद मिली। पाक प्रायोजित आतंकवाद से भारत कैसे निपटे, इस पर यह चर्चा हम आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। आज आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद।